जो आपकी स्कीम्स है, मतलब जो लेटेस्ट आपकी स्कीम चल रही है, उस किस योजना में कितना पैसा गया है, जो बजट में आ रहा है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लासेस में मेरी कोशिश ये रहेगी कि अभी क्या है, बट एक बात आप ये समझो कि चलो ठीक है, मैंने बोल दिया आपसे कि आपको करंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स वाले पार्ट में, और मेंस वाले पार्ट में भी जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो बजट और इकोनॉमिक सर्विस का जो करंट रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के पूछते हैं वो मैक्सिमम टाइम। तो इसका मतलब ये है कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये अपने को तभी समझ आएगा जब उसके बैक एंड में हमको थोड़ी बहुत थ्योरी पता होगी, क्योंकि जो थ्योरी वाला पार्ट रहेगा वही सप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको करंट अफेयर्स के साथ। इस वजह से हमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वरना अप फ्रंट ही मैं बजट से स्टार्ट कर देता आपकी क्लास, अगर ऐसा होता है कि थ्योरी किसी काम नहीं आती तो ये है कि जो जो मुझे काम का लगेगा आपके थ्योरी वाले पार्ट में, वो मैं आपको यहाँ एमपी इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, और इसको हम सप्लीमेंट करेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। जो नंबर्स रहेंगे बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं नंबर्स, लेटेस्ट नंबर्स चाहिए आपको यहाँ पर। तो वो नंबर्स आपको जब एमपी का बजट आएगा तो उसके साथ में सप्लीमेंट करूंगा, और अभी भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको लेटेस्ट डाटा दिया जाए, और वो डाटा आप याद रखना। दूसरी चीज ये है, जो डाटा का मेरा सोर्स है वो है गवर्नमेंट की वेबसाइट, एमपी गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट, और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। मैं डाटा अपना यहाँ से निकाल रहा हूँ पूरा। ओके, तो कई बार ये होगा कि आपकी जो करंट की बुक्स है, जो आप बुक्स रेफर कर रहे हो, उसमें हो सकता है और ये वाले डाटा में आपको चेंज मिले। तो चेंज ऑब्वियसली मिलेगा बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव यू द लेटेस्ट डाटा हियर। तो जहां जहां जिस जिस जगह पे मुझे नया डाटा मिलेगा वो सारी जगह पे मैं आपको नया डाटा ही देने वाला हूँ। और अगर कई बार ऐसा होगा कि मुझे काफी ढूंढने के बाद भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां मुझे नया डाटा नहीं मिल रहा है, तो फिर जो बुक्स में लिखा है पुराना डाटा वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, बट अल्टीमेटली कोशिश ये है कि आपको लेटेस्ट डाटा दिया जाए, बिकॉज यू हैव टू राइट दैट इन योर एग्जाम। तो स्ट्रेटेजी क्लियर है कि बेसिकली क्वेश्चंस आने वाले हैं करंट से सबसे ज्यादा, बट करंट में टॉपिक्स को आपको समझने के लिए थ्योरी भी पता होना चाहिए। तो अभी हम इसलिए थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे इस थ्योरी को हम सप्लीमेंट करेंगे बजट से। तो डेट विल बी आवर स्ट्रेटेजी फॉर एमपी इकोनॉमी। तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस कवर करते जाएंगे टॉपिक्स। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्लियर है? आओ तो फिर एमपी इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक हमारा रहेगा, देखो शुरू में मैं आपको एक एमपी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, व्हाट इज एमपी इकोनॉमी, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की किन किन हेडिंग में अब हमको इकोनॉमी आगे पढ़नी है एमपी की। एमपी के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, एमपी की जो मिनरल वेल्थ है, एमपी का जो एडवांटेज है किन किन चीज़ों में, वो सब थोड़ा सा इन स्लाइड्स में, आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और सुनो, ये वाले पॉइंट्स आप लोग लिख भी लेना। जो लोग ये जो कुछ स्लाइड्स आने वाली है अभी, जो लोग मेंस देने वाले हैं, जो अपकमिंग मेंस देने वाले हैं, उनके लिए ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बिकॉज दे हैड द जिस्ट ऑफ एमपी, दे हैड द जिस्ट ऑफ एमपी इकोनॉमी। और यहाँ पे अगर आप मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन टेक पॉइंट्स फ्रॉम दिस स्लाइड्स। बताता हूँ, आगे समझ में आएगा। तो चलो एमपी इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो मध्य प्रदेश है एग्रेरियन स्टेट, तो हमारी इकोनॉमी का एक मेजर सेक्टर, एक मेजर पार्ट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, प्राइमरी सेक्टर। यू सी, मध्य प्रदेश इज एन एग्रेरियन स्टेट, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, इज 47%। मतलब क्या हुआ, देखो इधर दो तीन चीजें यहाँ पे देखो। आप पहले मैंने बोला मध्य प्रदेश इज एग्रेरियन स्टेट, द मोस्ट बेसिक थिंग सबको पता है, यस वी आर एन एग्रेरियन स्टेट, अवर इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो आप यहाँ पर ना दो तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली बात यह है कि मैंने बोला एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर में रखा, तो व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? सबसे बेसिक सवाल यही आ जाता है, यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि इससे बेसिक कुछ है भी नहीं। तीन सेक्टर अलग अलग, इकोनॉमी को हम तीन अलग अलग सेक्टर में पढ़ते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टर्शियरी। ठीक, तो थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी एंड व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपकी वो एक्टिविटीज आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आप उन चीजों को डालने वाले हो, दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर। नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज से आप जो चीजें डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हो वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में? आप एग्रीकल्चर, वेरी गुड, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, आपका माइनिंग, एग्रीकल्चर माइनिंग क्वायरिंग, क्योंकि क्या
एनिमल हस्बेंड्री, ओके, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा। उसके अलावा फूड गैदरिंग, हंटिंग, ये सब आपकी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है, ठीक है। माइनिंग हो गया और क्वेरिंग हो गया। देखो, माइनिंग मतलब होता है खदानों में जाके, डीप कोई खदान में जाके आप चीजों को निकाल रहे हो, वो माइनिंग। और क्वेरिंग मतलब हो जाता है आप ऊपर ही ऊपर जो अर्थ की सतह है ना, उससे चीजों को निकाल रहे हो, मतलब खरीद रहे हो, क्रोचते हो। क्रोचना इस टाइप ऑफ माइनिंग, खोजना इस टाइप ऑफ क्वेरिंग। तो ये एक्टिविटीज आपकी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है। तो इसमें एमपी के लिए प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये हमारी एक, इसमें फिशरी वाला डिपार्टमेंट है वो भी इसमें आ जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज में। तो एमपी की इकोनॉमी के लिए ये एक मेन सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। अब यहां पर आप ये समझो, एमपी का प्राइमरी सेक्टर है, एमपी की प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर, और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 45% है। एमपी की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। आगे बताता हूं मैं जीडीपी क्या होता है, 2 मिनट बस। अभी आप एक ये समझो चीज को यहां पर कि एमपी की इकोनॉमी में 45% जीडीपी, एमपी का जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर आप इंडिया की बात करोगे, अगर आप इंडिया की बात करते हो, तो इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर है, होल प्राइमरी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, प्राइमरी सेक्टर इंडिया में होल प्राइमरी सेक्टर है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है। मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है वो हमारे जीडीपी पे 20% से भी कम कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बट आप एमपी में देखो, एमपी में जो सिर्फ एग्रीकल्चर वाली पार्ट है आपका, जो प्राइमरी सेक्टर है, वो आपका 45% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपको समझ में आया एमपी में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस। एक हमारी इकोनॉमी का एक आधार स्तंभ है एग्रीकल्चर। दिस इज द लेटेस्ट डाटा यू हैव टू राइट। 45% of GDP of MP और GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ MP इज फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब आप ये देखो, यहीं से ना सबसे ज्यादा दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज वी यहाँ पर सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या आ जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी में अगर आप एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो, आपकी इकोनॉमी जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो एग्रीकल्चर है ना, पहली बात तो ये सीजनल होता है, ठीक है, और बहुत सारे इनडायरेक्ट फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है। इनडायरेक्ट फैक्टर जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो रेनफॉल आप बोलो, रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है भाई, अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है इकोनॉमी में हमारी एमपी की, तो अगर ये चीजें हमारे हाथ से बेकाबू हो गई तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद भी हो सकती है। एक अगर सूखा पड़ जाए तो आप सोचो इकोनॉमी का क्या होने वाला है एमपी की। तो ये प्रॉब्लम हमको एक इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि एमपी इकोनॉमी की। और कई बार आपसे मेंस में भी ये क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम अफेक्टिंग इंडियन, नॉट इंडियन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग एमपी इकोनॉमी। तो पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो जाएगा कि यू सी द नंबर्स हियर, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। और भी आपको आगे नंबर्स दूंगा इसमें। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है उससे कि अगर एक फसल खराब होती है या पानी, बिन मौसम पानी गिर गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो फसल की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, अर्लियर टाइम्स एमपी यूज्ड टू बी द किंग ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन, राइट। बट आप सोयाबीन की स्थिति देखो, जो भी सोयाबीन इस समय लगा रहा है, मोस्ट ऑफ द फार्मर दे आर नॉट एबल टू गेट व्हाट दे हैड सोड। अगर 2 बोरा सोयाबीन लगाया तो हो सकता है उपज 2 बोरा भी नहीं हो रही, आपके सीड का पैसा भी नहीं निकल पा रहा है कई बार। वाई दिस हैपेंड, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण आपको अगर आपको कोई जीता जागता एग्जांपल देना है कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट, हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग अवर लाइफ्स, तो आप ये दो प्रोडक्टिविटी का एग्जांपल दो। जैसे सोयाबीन का जो आइडियल कंडीशन से आगे हम पढ़ेंगे, सोयाबीन को बोने के लिए, सोयाबीन की फसल के लिए, क्लाइमेट चेंज के कारण ना वो एकदम चेंज होती आ रही है कंडीशन। मतलब जो टाइम किसान को, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो किसान कर रहे हैं, वो जिस टाइम पर सोयाबीन बोते हैं ना, वो लेट हो जाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर है। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है और एमपी इज नो लॉन्गर द किंग ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन। ऐसी कोई भी आप केस उठा लो तो एमपी में दूसरी चीज रेनफॉल की है। वही सेम रेनफॉल आपको अगर कोई क्या कहते हैं, बिन मौसम ज्यादा ठंड पड़ गई है, जैसे अभी बारिश ज्यादा हो जाए, तो
yield is going to be declined. So this is our major problem affecting our MP economy, over dependence on primary sector. Okay, तो एक ये पॉइंट यहाँ से निकल के आता है फॉर यू गाइस. अब आप वापस आ जाओ इस पर. तो प्राइमरी सेक्टर आई थिंक समझ गए होंगे कि what all the activity that have been covered in primary sector. अब सेकंड आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर. तो what's so special about this secondary sector? Secondary sector is the backbone of economy. I must say it is a backbone of any developing economy. देखो बताता हूँ, इसमें दो तीन चीजें आप यहाँ पे ये समझो. जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब होता है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें हैं. मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कि जो प्राइमरी सेक्टर से आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं. प्राइमरी सेक्टर आपको रॉ मटेरियल देगा. उन रॉ मटेरियल से आप फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बना रहे हो, उन रॉ मटेरियल से आप जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हो, वो है एक्टिविटीज सारी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं. तो जितनी भी इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो, दे ऑल कंट्रीब्यूट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है. अब क्या है यहाँ पर, आप ये समझो कि अगर कोई आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन इकोनॉमी, पहले हमने बताया आपको व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एमपी इकोनॉमी, यही आप समझो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन इकोनॉमी. जो हमारी इकोनॉमी वो प्री मैच्योरली ग्रो कैसे कर गई, या प्री मैच्योर क्यों है अभी तक इंडियन इकोनॉमी. तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है इस सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या हुआ. आप ये देखना, एमपी इन द अर्लियर टाइम्स, एमपी और यू कैन से इंडिया, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. जो इंडिया है अर्लियर टाइम्स में, इंडिया इज अग्रेरियन इकोनॉमी. पहले अग्रेरियन इकोनॉमी थी. और आप ये देखो, उसके बाद हम अग्रेरियन इकोनॉमी के बाद जब हम डेवलप होना शुरू करें, तो आज हम क्या है, सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है इंडिया की. सर्विस सेक्टर हमारे जीडीपी में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करीब करीब सर्विस सेक्टर दे रहा है, 50% से ज्यादा. तो हमने क्या मारा जंप. दिस इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. ये मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ. दिस इज नॉट माय ऑब्जर्वेशन, ओके, इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, और यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल. तो हमने क्या बताया, अभी भी जैसे आप इसको, फिर मैं रिलेट करता हूँ जो अभी भारतीय प्रवासी दिवस हुआ था आपका, जो इंदौर में मनाया गया था, इस डाटा को मैं उससे रिलेट करने वाला हूँ पॉइंट को आपको. तो इसको आप एमपी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी आप लिख सकते हो इस चीज को. तो आप ये देखो, एग्रेरियन इकोनॉमी से सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया इंडिया, ठीक है. तो बीच में हम क्या छूट गए, सेकेंडरी सेक्टर को हमने पीछे छोड़ दिया. बट आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज का अगर आप ट्रेंड देखोगे, फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूरोप, तो वो क्या करा उन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, उन्होंने ये करा कि अर्लियर दे यूज्ड टू बी द एग्रेरियन इकोनॉमी. उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, बहुत सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करा. आप ये देखो, इवन ये जो यूरोपियन नेशंस है या जो अमेरिकन नेशंस है, यहाँ से बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज निकल कर आई हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया, एप्पल ने पहला प्रोडक्शन तो अमेरिका में स्टार्ट करा, उसके बाद फिर उसने अपनी आउटसोर्सिंग करी यूनिट्स की. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एग्रेरियन से वो आए मैन्युफैक्चरिंग में. जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, फोर्ड हो गया आपका, द एट दैट टाइम द लार्जेस्ट कार मेकर फोर्ड. फोर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई अमेरिका से. तो वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़े. पहले प्राइमरी सेक्टर में आए, वो प्राइमरी सेक्टर से इकोनॉमी उनकी आई सेकेंडरी में, और उसके बाद जब उनका सेकेंडरी सेक्टर बहुत डेवलप हुआ, जब सेकेंडरी सेक्टर एक बहुत तेजी से डेवलप होने लगा, तो फिर इसको सप्लीमेंट करने के लिए वो लोग टर्शरी सेक्टर में निकले. तो टर्शरी सेक्टर मतलब होता है आपका सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मेनली ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रेडिंग और सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज, सर्विस देने वाला, जहां पर जैसे कि कॉल सेंटर्स, आपका आईटी प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज. तो दीज विल कंट्रीब्यूट योर सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. ठीक है, टर्शरी सेक्टर को अपन व्हाइट कॉलर जॉब भी बोलते हैं. आपने सुना होगा ना, यू आर व्हाइट कॉलर, यू आर हैविंग अ व्हाइट कॉलर जॉब. तो व्हाइट कॉलर जॉब जो होती है वो सर्विस सेक्टर की जॉब होती है. तो ये देखो, ये होती है रेड कॉलर जॉब. प्राइमरी सेक्टर की जो जॉब है उसको रेड कॉलर बोलते हो. ठीक है, लेबर लोग यूजुअली आपने देखा होगा लाल कलर के कपड़े पहन के काम करते हैं. उसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर की जॉब को आप बोलते हो ब्लू कॉलर, और उसके बाद आती है आपकी व्हाइट कॉलर जॉब. तो अगर इस सीक्वेंस में इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी ना आगे, तो योर इकोनॉमी विल नॉट बी प्री मैच्योर, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. क्योंकि आपने क्या करा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इतना स्ट्रांग बना दिया, आपके फाउंडेशन इतने स्ट्रांग हो गए ना कि नाउ यू कैन मूव ऑन टू सर्विस सेक्टर. इसलिए डेवलप्ड नेशन इतने एडवांस हो पाए हैं. बट इंडिया के केस में क्या हुआ, हमने डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर पे छलांग लगा दी.
तो क्या है, हमारी इकोनॉमी इसके लिए प्री मैच्योर हो गई। आप ये देखते हो ना कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई क्यों है इतनी ज्यादा। एक सर्विस सेक्टर एक लिमिट तक ही आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। भाई रोबोटिक्स आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो इसने तो और लेबर फोर्स को कम कर दिया है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करोगे तो क्या होगा, आप क्या प्रॉपर जॉब प्रोवाइड करा पाओगे इंडिया में या और फॉर एग्जांपल एमपी में? इज इट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में आप ज्यादा लेबर फोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यही हुआ इंडिया के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफी हाई रहता है। बिकॉज अवर इकोनॉमी इज प्री मैच्योर इकोनॉमी, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी बट वी आर प्री मैच्योरली मैच्योर्ड। इसको आप बोलो प्री मैच्योरली मैच्योर्ड। हमारा टाइम नहीं आया था और हमने प्री मैच्योरली मैच्योर्ड हो गए। ओके, इस चक्कर में आप ये देखा इंडियन इकोनॉमी में दिक्कत है अभी, एक प्री मैच्योरली अवर इकोनॉमी गॉट मैच्योर्ड। अब एमपी के साथ भी यही दिक्कत आ रही है। एमपी में भी क्या हो रहा है, अभी जैसे इंदौर में टीसीएस आ गया, इंदौर भी अब धीरे धीरे आईटी हब बनने लगा है। अब अगर एमपी में भी अभी हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, अगर एग्रेरियन इकोनॉमी से हम डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में जंप कर जाएंगे तो फिर यही होगा कि प्री मैच्योरली अगर इकोनॉमी मैच्योर हो गई ना, तो यहाँ पर ये जो मेन सेक्टर है इसको अगर हमने बाईपास कर दिया सेकेंडरी सेक्टर को, तो फिर आगे जॉब की किल्लत आएगी, क्योंकि आप कितने लोगों को सर्विस सेक्टर में इंट्रोड्यूस करने वाले हो। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी और फॉर एग्जाम्पल एमपी गवर्नमेंट भी, दोनों गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि किसी तरीके से इकोनॉमी को ना, ये वाला इकोनॉमी के पार्ट को सेकेंडरी सेक्टर की तरफ भी मोड़ा जाए। तो फॉर एग्जाम्पल क्यों, जैसे अब एप्पल आ रहा है, एप्पल को क्यों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने के लिए आप सब्सिडीज दे रहे हो, या टेस्ला को आप क्यों बुला रहे हो, एलन मस्क को, कि आप यहाँ और सेटलमेंट अपना प्लांट लगाओ। भाई आप तो डायरेक्ट ये बोल देते कि बढ़िया अमेरिका से ही काम करो या चाइना से काम करो, सारे सर्विस प्रोफेशनल हम दे रहे हैं आपको, आपको आईटी सपोर्ट देंगे हम, आपको बीपीओ सपोर्ट देंगे हम, मतलब क्या कॉल सेंटर सपोर्ट दे देंगे आपको, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा सपोर्ट दे देंगे। बट अब ये कोई बात कर रहा है कि आपने सुना कभी प्रधानमंत्री जी ने बोला हो कि ओके एलन मस्क, यू you put your unit in China and I am going to provide you with software industry for software support. Nobody is talking about this because they realized if you want to give job to more number of people, you need to enter into the manufacturing sector. This is a proper way of development. चाइना ने क्या करा, चाइना ने भी यही करा। चाइना का आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखो, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना डेवलप्ड है कि नाउ दे आर रेडी टू मूव टुवर्ड सर्विस सेक्टर। तो उनकी इकोनॉमी एक प्रॉपर मैच्योर इकोनॉमी की तरह डेवलप हो रही है। तो अब प्रवासी भारतीय दिवस का भी इंदौर में मनाने का रीजन क्या था? भाई एक रीजन तो ये था कि हाँ डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा है, प्रवासी भारतीय मतलब जो फॉरेनर्स इंडिया में, इंडियन जो है वो फॉरेन में रह रहे हैं, एनआरआईज जो है उनको भारत में बुलाओ और उनको इंडियन के कल्चर से इंट्रोड्यूस कराओ। बट ये एक सिर्फ अपफ्रंट वाली ये चीज है। बैक हैंड में देखो दूसरी चीज भी चल रही थी। दूसरी चीज क्या चल रही थी कि जैसे ही आप आए हो, अब चलो भारत आ ही गए हो तो चलो एक काम करो, यहाँ पैसा लगा दो, ओके यहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर दो। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इंडियन बिजनेसमैन है जो फॉरेन में सेटल हो गए हैं, उनको भी हमने बुलाया इंदौर कि यू कम हियर, उनको बढ़िया ले गए, पीतमपुर दिखाया, ठीक है देखो ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर का पीतमपुर, छप्पन अपन में खाना वाना भी इसलिए खिला दिया कि यार अगर मजा आ गया है तो पैसा लगाओ। क्यों पैसा लगाओ? बिकॉज वी वांट टू डेवलप इंडस्ट्रीज हियर। टीसीएस तो आ गया, ओके ठीक है, सर्विस सेक्टर तो हमें पता है कि आप आ ही जाओगे सर्विस सेक्टर में, बट वी नीड मैन्युफैक्चरिंग। तो आप देखो जो इन्वेस्टमेंट आया, नंबर्स में आपको आगे चल के दूंगा, जो नंबर्स में जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई है वो मेजर नंबर्स इज फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर। तो यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर। तो वी नीड दिस सेकेंडरी सेक्टर। तो नंबर वन, द प्रॉब्लम विथ एमपी इकोनॉमी इज ओवर रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। Then our MP economy is going from primary to tertiary sector, which is not desirable. We need a proper full-fledged manufacturing sector. Okay? अब दूसरी चीज यहां पर ये भी सुनो, थोड़ा सा ये डिस्कशन लंबा चल रहा है बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम दोस्तों। तो अभी आप थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रख के सुन लो चीजें, क्योंकि फ्लो में आ रही है तो मैं चाह रहा हूं आपको कंप्लीट कर ही दूं ये चीजें, क्योंकि एक कंप्लीट पिक्चर बननी चाहिए आपके दिमाग में। अब मैंने तो आपको बोल दिया, बहुत आसान है बोलना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप कर दो भैया भारत में, कोई नई बात बोल दी क्या? बहुत बहुत ईजी है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर दो। बट अगर इतना ईजी होता तो अभी तक हो चुका होता। भाई किसी को मजा आ रहा है क्या टर्शरी सेक्टर में डायरेक्ट जंप करने में? कोई को नहीं आ रहा। एवरीबडी वांट्स टू यू नो एवरीबडी वांट्स प्रॉपर डेवलपमेंट। तो व्हाई दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट डेवलप्ड येट? और इवन फॉर एग्जांपल एमपी में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है? इन स्पाइट ऑफ, अभी आप देखना वी हैड अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का एक अबंडेंस है एमपी में, ओके, बट देन व्हाई दिस सेक्टर इज नॉट डेवलप्ड? क्यों नहीं हो रहा है?
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं हो रहा है, बट वाई? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओके, लैंडलॉक, ओके, और कोई पॉइंट कोई बताना चाहेगा? अगर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप होना इतना जरूरी है तो भाई एमपी में या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डेवलप क्यों नहीं हो पाई है? अनस्किल्ड लेबर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, एग्रीकल्चर पे तो हो ही रहा है, लोड पड़ ही रहा है, बट और क्या? पैसा पैसा किसने बोला? देखो पैसा तो आ रहा है भाई, दे बिजनेसमैन आर रेडी टू इन्वेस्ट मनी, ओके, पैसे की दिक्कत नहीं, पैसा तो आ जाएगा भाई। आज ये देखो अडानी साहब को पैसे चाहिए थे, 3% आईपीओ सिर्फ सब्सक्राइब हुआ था 20,000 करोड़ में, सिर्फ रातों रात पैसा आ गया कि नहीं आया? मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके सुनो, दीज आर वेरी गुड पॉइंट, ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप भूल गए हो, जहां पर सबसे ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, वो है देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, करप्शन एंड पुअर गवर्नेंस। मेजर ड्रॉबैक फॉर इंडिया इज करप्शन, पुअर गवर्नमेंट, लो एनफोर्सबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आप लिख सकते हो पॉइंट। इसके अलावा दीज आर वेरी गुड पॉइंट, बट यहां पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, दीज आर द पॉइंट गिवन बाय द नॉट मी, बाय द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। लो एनफोर्सबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप क्या है, जो जैसे कोई कंपनी भारत में आ रही है, आपने बोला कि मैं तुम्हें सस्ते में लैंड दे रहा हूं, आप भारत में काम करना स्टार्ट करो, बट जब पेपर वर्क की बात आती है ना, तो एक तो हम बहुत डील हो जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट आती है, कंपनी को कोई दिक्कत आती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने इंडियन गवर्नमेंट से या किसी गवर्नमेंट के साथ साइन करा और उसमें कोई दिक्कत आती है, तो वेरी पुअर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप ये देखो इंडिया को जब चाहे लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कोई भी कंपनी उठा के घसीट के पहुंच जाती है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण हम लोग हमारे यहाँ आने से डरते हैं। अभी कितने सारे केसेस हुए जहां पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला गया, फिर इंडिया ने सेटल करा मैटर। तो लो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पुअर गवर्नेंस, क्योंकि हाई लेवल ऑफ करप्शन, पुअर गवर्नेंस। भाई आपको जो ऑफिशियल्स है, यू हैव टू फेस द हरासमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो पुअर गवर्नेंस हो गया। तो ये वाले पॉइंट है आपके, करप्शन। अब बात ये आ गई कि इनमें से टैकल करने के लिए क्या किया जाए इन सब चीजों को। इंडियन गवर्नमेंट ने हर चीज को टैकल करने के लिए और फॉर एग्जांपल एमपी गवर्नमेंट ने भी इन सब चीजों को टैकल करने के लिए भी ऑब्वियसली स्टेप उठाए हैं। तो अब जाके चीजें सुधर रही हैं थोड़ी सी। तो अब एक एक करके देखते हैं, 30,000 पॉइंट। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें इसके अलावा? कोई और पॉइंट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रह नहीं रह गई थी, ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कई सारी कंपनीज एमपी को इसीलिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ घसीट देती हैं। ठीक है, उसके अलावा भाई आपको जैसे कोई भी बिजली पानी का कनेक्शन लेना है इंडस्ट्रियल एरियाज में, तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत जाती है। आपको पेटेंट फाइल करना है, ठीक है, पेटेंट फाइल करने में भी काफी दिक्कत जाती है कंपनीज को। तो पेटेंट लॉ का अब्यूज, या पेटेंट लॉ जो है वो बहुत रिलैक्स्ड है। पेटेंट लॉ मतलब एडिडास के नाम से आपको मार्केट में, रीबॉक के नाम से इतने ब्रांड मिल जाएंगे कि एडिडास भी नहीं संभाल पाएगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। ओके, बिकॉज पेटेंट लॉज आर वेरी रिलैक्स्ड। तो ये सब चीजें क्या है, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोकती हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट ने इसका भी तोड़ निकाला। इसका तोड़ क्या निकाला? सबसे पहले इंडिया ने क्या चालू करा? स्किल इंडिया प्रोग्राम। स्किल इंडिया प्रोग्राम टू स्किल अवर टू प्रोवाइड स्किल टू अवर लेबर्स। ओके, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइड पे बहुत सारी योजना चालू हुई हैं। भाई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अम्ब्रेला स्कीम है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी। ठीक है, इसमें आप ये देखो, आई थिंक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे भी हमने इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी। अब आप एमपी के केस में भी अगर आप आते हो, तो एमपी के केस में जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दूर करने के लिए जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, रोड कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। ओके, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान है, वाटर सप्लाई की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान है। ओके,
इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम आगे पढ़ेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करने वाली है एमपी, और ये एमपी में होती रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोज आर एंटायरली डेडिकेटेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आगे पढ़ते हैं व्हाट आर दोज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये आपको क्वेश्चन भी आता है, व्हाट अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बाइस्ड ट्रेड रिजाइम, देखो बाइस्ड, ये इस टाइप के शब्द नहीं बोलने हमने को। बाइस्ड, व्हाट इज बाइस्ड ट्रेड रिजाइम, ये इतने आई थिंक पॉइंट्स आर इनफ। बाइस्ड ट्रेड रिजाइम तो नहीं है, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग नाउ इट इज वी आर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहां पर ये होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब जैसे एमपी एक लैंडलॉक कंट्री है, एमपी लैंडलॉक कंट्री जरूर है, तो यहां पर इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सोलर प्लांट पे फोकस कर रही है, राइट। बिकॉज सोलर प्लांट यू डोंट नीड एनी सोलर ओ यू डोंट नीड एनी सी कनेक्टिविटी। तो आप सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हो, या सोलर इंडस्ट्रीज को आप प्रमोट कर सकते हो एमपी में, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ लैंडलॉक सिटी, ठीक है। या आप ऐसी चीजों पे ध्यान दो, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री, पीथमपुर इज अ हब ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्री को आप प्रमोट करो। फॉर एग्जांपल अभी भी जो प्रवासी भारतीय दिवस में जो बिजनेसमैन आए हैं ना, उन लोगों को इसी चीजों पे जोर दिलवाया गया है, यू सेट अप अ फार्मा इंडस्ट्री हियर, यू सेट अप अ सोलर पावर प्लांट हियर, और सोलर एनर्जी कंपोनेंट बनाने के लिए, सोलर सेल बनाने के लिए जो कंपोनेंट लग रहा है वो आप यहाँ सेटअप करो, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ लैंडलॉक। ओके, इन जनरल, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर में गेहूं उगा लिया, अब गेहूं उगाने के लिए ऑन द बैक एंड आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है, मतलब आपको अच्छा सीड चाहिए, अच्छी जगह से सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, ठीक है, आपको क्वालिटी एडवाइस चाहिए, ये हो गया। और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब कि अब आप गेहूं तो आ गया, बट आप उससे क्या करो, आटा बना के बेचो या ब्रेड बना के भेजो, एक एक कदम और आगे चले जाओ, पिज्जा का बेस बना के भेज दो। तो दिस इज अ फॉरवर्ड लिंकेज कि आप इंडस्ट्री से लिंकेज करो। तो इस ये दिक्कत आ रही थी, तो इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, ये मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ पूरी इकोनॉमी की, सब आगे चल के सब कुछ अगर समझ नहीं भी आ रहा है ना, पेशेंट रखना, सारी चीजें दोबारा फिर से रिपीट होंगी, पूरे में रिपीट यही होने वाली है आगे चल के। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को कवर करने के लिए एमपी ने क्या करा, या फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट बजट में निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा, निर्मला सीतारमन जी ने ये बोला कि हम ना एक डिजिटल हब ऑफ एग्रीकल्चर बनाएंगे, डिजिटल हब या नॉलेज रिपोजिटरी बनाएंगे एक एग्रीकल्चर की, जहां पर किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो बात कर सके कि भाई कौन सा सीड आपको चाहिए, किस तरीके कितना पानी डालना है फसल में, कौन सी फसल किस क्लाइमेट के हिसाब से उगाई जाए। तो एक डिजिटल हब बनाने वाले हम एक एग्रीकल्चर के लिए, तो ये एक निर्मला सीतारमन जी ने बात करी। तो इस टाइप से ई नाम, वेरी गुड, ये फॉरवर्ड लिंकेज के लिए है। ई नाम, जैसे फॉरवर्ड लिंकेज क्या होगा, ई नाम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब जो आपकी कृषि मंडी होती थी जहां आप अनाज बेचते थे, वहां पता चला आप ट्रक लेके गए हो, अपना ट्रॉली लेके गए हो, 2 दिन तक ट्रॉली खड़ी है, नंबर ही नहीं आ रहा, और पता चला बारिश हो गई तो गेहूं लेके गए, ट्रॉली में रखा, गेहूं में पता चला बारिश में पूरा भीग गया, आपको पता ही नहीं आपका कब नंबर आएगा। ई नाम में क्या होगा, और दूसरी बात यह है कि जिस मंडी में आप जाओगे उस मंडी के ट्रेडर्स जितने में आपके ऑक्शन करके खरीद लेंगे, बेचना पड़ेगा। तो ई नाम में क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक नाम में आप घर बैठे यू डिसाइड वेयर यू वांट टू सेल, डाल दो कि भैया मेरे पास 100 बोरा गेहूं है, एक बोरे के मैं 2,000 रुपए लूंगा, और ये वाली क्वालिटी का गेहूं है, जिसको चाहिए बताओ। तो वहां से आपके पास ऑफर आ जाएगा, जैसे मोबाइल में आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो ना, ऑर्डर आ जाएगा, अब आपके ऊपर है वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं। आप एक्सेप्ट कर लिया तो सब डील हो जाएगी, आप लेके पहुंच जाओ, उनको दे दो, फटाफट अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये फॉरवर्ड लिंकेज हो गया। आपने क्या करा, इसके साथ क्या करा आपने, अभी आप ये देखो, जैसे एमपी में देवास हो गया, देवास में आप एग्रीकल्चर क्लस्टर बना रहे हो, बहुत सारी जगह आप नॉट एग्रीकल्चर क्लस्टर, बहुत सारी जगह आप क्लस्टर्स बना रहे हो, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, तो वहां पर आप अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हो, ठीक है। उन इंडस्ट्रीज में आप क्या करो, आपने क्या, गवर्नमेंट रोड पे भी ध्यान दे रही है, रोड अच्छे से बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप अपना सामान डायरेक्ट इन यहाँ एग्री इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर्स है वहां तक पहुंचा दो आप डायरेक्ट। तो ये एक पूरा एक कनेक्शन में चीजें चल रही हैं, इस चीज को खत्म करने, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी अपन ने सॉल्व करी, प्रवासी भारतीय दिवस में भी यही बात हो रही है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, कि भाई जैसे अश्वगंध लोग उगा रहे हैं, अब अश्वगंध को आप खपाओगे कहाँ, अश्वगंध एक मेडिसन है, उस मेडिसन को आप ये देखो बहुत सारी जगह अश्वगंध की खेती बढ़ गई है, अब उसको आपको यूज कराना है तो आप इंडस्ट्रीज को बेचो, तो बोलेगा कि यू प्लीज कम एंड सेटअप इंडस्ट्री इन देवास, पीतमपुर और एनीवेयर यू वांट इन एमपी।
तो वहां से फिर हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप इसको यूज कर सको, तो फार्मर्स को भी अच्छा पैसा मिलेगा, और एक रॉ मटेरियल के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, पैसे आएंगे। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस टाइप्स ऑफ थिंग, ठीक है। तो एक जस्ट हो गया द प्रॉब्लम विद द, हाँ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं करा, अब ईज ऑफ डूइंग, व्हाट अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर भी देखो आप, गवर्नमेंट इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन प्रोवाइडिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेरी वेरी प्रोएक्टिव। गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप ये देखो, वी आर यूजिंग ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस से जो पुअर गवर्नेंस की दिक्कत है वो सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। वाई? अब आपको अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, यू नीड लाइसेंस, तो अब आपको कागज लेके लोगों की बार बार डेस्क पे यहाँ से वहां नहीं भटकना है। जैसे एक सीरियल आता था ऑफिस ऑफिस, किसी ने देखा है? चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस, बेचारे को कुछ भी काम रहता था, वो अपना चिट्टा विट्टा लेके जाता था और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भटकता रहता था। ये इंडिया का पहले का टाइम था, दैट वॉज इंडिया बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस। आपको यू हैव टू एनकाउंटर विद ऑफिशियल्स एट ईच एंड एवरी स्टेप, हर जगह आप मिल रहे हो जाके उनसे, ठीक है। तो यू सी, अगर आप ह्यूमन इंटरफेस ज्यादा होगा तो ह्यूमंस आर वेरी डायनामिक, दे कैन डू एनीथिंग विथ यू। करप्शन ज्यादा होने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस बहुत ज्यादा है। इसी को आप इंस्पेक्टर राज भी बोल सकते हो, कि भाई हर चीज में आपको जाके ऑफिशियल से मिलना है। इसको इंस्पेक्टर राज तो नहीं बोलेंगे, बट या ऑफिशियल से आपको हर चीज में जाके मिलना है। इससे क्या होगा भाई, इससे एक तो काम अटक जाएंगे, पता चला कोई आपकी फाइल रख के बैठा है, आगे ही नहीं बढ़ा रहा है, जब तक आप उसमें वजन नहीं रखोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सब चीजें कम करने के लिए ई गवर्नेंस का यूज करा। ई गवर्नेंस को हमने मिशन मोड में चालू करा, तो मिशन मोड में चालू करने से पुअर गवर्नेंस की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो रही है। आप ये देखो, सिंगल विंडो बना दी है गवर्नमेंट ने कि आपको जितने भी लाइसेंस जो भी चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करो, साला अप्रूवल मिलेगा, यू नीड नॉट टू कम टू एनीवेयर। अमेरिका में बैठ के अप्लाई कर दो, जब आपको तुरंत अप्रूवल मिलेगा, जितने मतलब एक विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आओ। बिजली कनेक्शन चाहिए, पानी कनेक्शन चाहिए, करो ऑनलाइन अप्लाई। जो SEZ बनाई है आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कर दो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई और आपको जगह मिल जाएगी। ये इंडिया बार बार, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस भी जो हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने, शिवराज सिंह जी ने ये सब बातें बार बार बोली हैं कि ये देखो हम आपके लिए कर रहे हैं। करप्शन इससे कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई काफी हद तक कम हो जाएगा। अब आपको पेटी लेके नहीं जाना पड़ेगा पैसे की किसी से काम कराने के लिए, क्योंकि टॉप लेवल पे वो चाह रहे हैं काम कराना। और टॉप जो मिनिस्टर्स हैं, दे वांट द वर्क टू बी डन। दिक्कत आ रही थी इंटरमीडिएट लेवल पे, तो इंटरमीडिएट लेवल डायरेक्ट बाईपास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ई गवर्नेंस के कारण। तो इट इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप बाय इंडियन गवर्नमेंट। और MP एक पहला स्टेट है जो ई गवर्नेंस को, मतलब पहला स्टेट तो नहीं, बट हाँ MP ने भी काफी अच्छे से ई गवर्नेंस को यूज करा है। अब आप ये देखो, MP की भी कितने सारे काम है डिपार्टमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिकली होने लगे हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। तो जो हमारे MP में चैलेंजेस आ रहे थे, उसको दूर करने के लिए हमने क्या करा, MP इकोनॉमी में जो चैलेंजेस थे उसको दूर करने के लिए ये सारे स्टेप, यही सारे चैलेंजेस हैं MP इकोनॉमी के, और ये सारे स्टेप अगर इंडिया में हो रहे हैं तो MP गवर्नमेंट ने भी उसको कॉम्प्लीमेंट करा है इन स्टेप्स को। ई गवर्नेंस उन्होंने बोल दिया, इफ यू वांट टू सेट अप योर इंडस्ट्री इन पीथमपुर, अप्लाई ऑनलाइन, विल गिव यू लाइसेंस। ओके, हम आपको सब्सिडीज देंगे, लैंड बहुत सस्ते में देंगे, ये वाली बात बोली उन्होंने, वी आर गोइंग टू गिव यू लैंड एट अ वेरी नॉमिनल रेट। ओके, दूसरा, आप ये जो पॉइंट है एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस पे इंडिया काम कर रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दिस। इसके लिए फिर हम एक नया लॉ भी इंट्रोड्यूस करने की सोच, टू मेक दिस अ मोर वाइब्रेंट। तो एक इंडिया का यहाँ पर आप याद रखना, एक एडिशनल पॉइंट है, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। वी वांट टू बिकम अ आर्बिट्रेशन हब। आर्बिट्रेशन हब मतलब कि अगर इंडिया में आप आ रहे हो, कोई भी दिक्कत जाएगी तो एक आर्बिट्रेशन मतलब कि जो बीच में आपकी बात भी सुने, मेरी बात भी सुने और फैसला दे दे, जजमेंट ना दे, मतलब वो जुडिशियल बॉडी नहीं रहेगी, एक जैसे कि आपका लोक अदालत टाइप की, एक आर्बिट्रेशन टाइप का करे और एक फैसला दे, एक आर्बिट्रेटर की तरह। तो अभी क्या है, इंडिया में इंटरनेशनल लेवल की कोई आर्बिट्रेशन बॉडी नहीं है, तो हमको बार बार फॉरेन जाना पड़ता है। सिंगापुर में जाओगे आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास, कोई भी कंपनी भारत में है, उसको भारतीय गवर्नमेंट से दिक्कत है, तो इंडिया का ये कहना, अब अगर आप वहाँ केस फाइल करोगे, खर्चा होगा, ठीक है, वहाँ तक जाने में आपका पेपर वर्क का खर्चा, ये सब इंडियन गवर्नमेंट का कहना है, या भारत में ये हम काम कराएंगे अब। तो इससे क्या होगा, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो हम पीछे जा रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इसमें हमको काफी मदद मिलेगी। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। बाकी एक होलिस्टिकली आप ये देखो, वी आर ट्राइंग आवर वेरी बेस्ट टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। एक इंडियन गवर्नमेंट का एम है, वी वांट टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, या वी वांट टू मेक इंडिया असेंबलिंग हब। अब यहाँ पर आप ये देखो, एक और चीज सुन लो, अब
थोड़ा सा ज्यादा ना हो जाए मुझे लग रहा है, बट इट विल हेल्प यू। पहले अपना एम ये था, ये सब चीजें गवर्नमेंट करने लगी, ठीक है, ये सब चीजें गवर्नमेंट करने लगी, बट इसके बाद भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर एक पॉइंट हमने नहीं लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, आप याद रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं नहीं लिख पाया यहाँ पर, वो है वेयर इज द लैंड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी अगर आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वेयर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड लैंड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी कितनी बड़ी बनाओगे आप? डू यू हैव लैंड इन इंडिया? पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, पॉपुलेशन पे प्रेशर कितना ज्यादा है, यू सी द रेट ऑफ लैंड इन भोपाल, इन इंदौर, 1 एकड़ लैंड खरीदना इंदौर में इज नॉट गोइंग टू बी इजी। और प्रोवाइड कहाँ से कराओगे, बिकॉज वी नीड टू प्रोवाइड फ्री हाउसिंग ऑल्सो। प्रधानमंत्री आवास योजना में वी नीड टू प्रोवाइड हाउस टू एवरी पीपल। इसके अलावा भी जो वाइब्रेंट मिडिल क्लास है उनको घर की जरूरत है, तो वेयर इज द लैंड हियर, एग्रीकल्चर लैंड में हमको चाहिए ही चाहिए, तो हम एडिशनल लैंड लेके कहाँ से आए? भाई चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, इनके साथ प्रॉब्लम, इनके साथ एडवांटेज ये रहा है, व्हाई दे हैड बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब, बिकॉज दे हैव एम्पल लैंड्स। यू हैव सीन कनाडा, अमेरिका, द साइज ऑफ कनाडा, द साइज ऑफ चाइना, दे हैड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम ऑफ अलोकेटिंग लैंड। अब मोदी जी को यही दिक्कत आती है कि वो, आप बुला तो रहे हो, आप प्रवासी भारतीय दिवस में भी सबको बुला लिया, लैंड देंगे, एक्चुअली में दे पा रहे हो क्या लैंड? कितनों को आप जमीन कहाँ से लेके आओगे? भाई टाटा का प्लांट वेस्ट बंगाल में लगा था, तो फिर एक डिस्प्यूट आ गया, उस समय भी आ गया था, ममता बनर्जी ने दिक्कत कर दी थी, फिर टाटा को वहां से भाग के गुजरात आना पड़ा था। अब कितनी इंडस्ट्री गुजरात में भी सेटअप करोगे आप? कहाँ है भाई? हमारे जैसे फॉरेस्ट एरिया कितना ज्यादा है एमपी में भी, फॉरेस्ट एरिया में सेक्रेट ग्रुप्स भी हैं, लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, हिल्स से लोगों की फीलिंग जुड़ी हुई है, लोग पूजा कर रहे हैं। तो वी हैड अ मेजर इशू विद लैंड, कि ये सब रिफॉर्म आप कर भी दोगे ना, तो जगह कहाँ दोगे इंडस्ट्री को लगाने के लिए? तो धीरे से जब गवर्नमेंट ये राग अलाप रही थी, तो फिर गवर्नमेंट की एक दिन आंख खुल जाती है कि यार ये सब चीजें तो अच्छी चल रही हैं, इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अपना स्टांस चेंज करा। अब तो इंडियन गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट का भी अब स्टांस क्या है कि वी डोंट वांट टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, वी वांट टू बिकम अ असेंबलिंग हब, असेंबलिंग हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री के लिए उतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए आपको, बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करो, असेंबलिंग हब बन जाओ भैया, सब जगह से पुर्जे लेके आओ और यहाँ जोड़ो और आगे बढ़ाओ। असेंबल इंडिया प्रोग्राम जो चालू हुआ, उसका मोटिव क्या था असेंबल इंडिया का, टू असेंबल थिंग्स इन इंडिया। तो इसीलिए जैसे एप्पल को भी हमने जगह दी, एप्पल के अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगवाते तो वी हैव टू गिव देम अ बिगर स्पेस, ओके। बट असेंबल करने के लिए क्या है, आपके पास अलग अलग जगह से कंपोनेंट आ रहे हैं, यू नॉट नीड अ वेरी बिग प्लेस टू असेंबल, बड़ी बड़ी मशीन नहीं आएंगी आपके पास, यू जस्ट हैव टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आएंगे। असेंबल मतलब अलग अलग पार्ट को जोड़ के एक स्ट्रक्चर तैयार कर देना। तो इंडिया में ये हो रहा है, वी आर असेंबलिंग इन इंडिया नाउ, अवर फोकस इज ऑन असेंबल इंडिया। कहीं से भी कुछ इंडियन इंडियन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को आपने क्या करा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि असेंबल करने के लिए पार्ट्स कहाँ से आएंगे। तो पार्ट्स का ये है कि यार कुछ आप चाइना से सोर्स कर लोगे कुछ पार्ट की, चलो स्क्रीन चाइना से मंगा लिया आपने, अब हो सकता है कुछ सेमीकंडक्टर, एक प्लांट चार्जिंग पोर्ट है समझ लो, चार्जिंग पोर्ट अगर इंडिया में बन रहा होगा तो किसी इंडियन छोटी सी इंडस्ट्री को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि चार्जिंग पोर्ट, या आपको डब्बे चाहिए पैकिंग के लिए, तो पैकिंग का आपने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो ऐसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बांट दिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस हो गया और असेंबल इन इंडिया पे फोकस हो गया, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जगह नहीं है। बट जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमपी में फोकस और इंडिया में फोकस इन पर भी कर रहे हैं हम, कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे रिक्वायर अ वेरी शॉर्ट स्पेस। कॉटेज इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका घर की जो स्किल्स है कि घर में आप टोकरी बना रहे हो, घर में आप पॉट बना रहे हो, इस टाइप से चीजें जो है, ये इनको आपने क्या कर दिया, इनको आपने ना यू हैव एसोसिएटेड दिस कॉटेज इंडस्ट्रीज विद प्राइड। जैसे कि आप क्या है, ट्राइबल हट्स क्या है, ट्राइबल हट में आप क्या करते हो, वहां पर ट्राइब्स की जो हाथ की बनी चीजें हैं उनको आप खरीदते हो, और वो काफी प्रीमियम प्रोडक्ट पे बिकती है। मधुबनी पेंटिंग, व्हाट सो स्पेशल अबाउट मधुबनी पेंटिंग, यू हैव क्रिएटेड अ सेंस ऑफ प्राइड इन मधुबनी पेंटर्स। अब यू सी द कॉस्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स, पहले जो बिक रही थी उससे थोड़ा महंगा बिकेंगे प्रीमियम पे। तो एक इंडस्ट्री, क्वार्टेड इंडस्ट्री को आपने एक प्रीमियम इंडस्ट्री के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है। तो क्योंकि जगह कम घेरती है और ये यहाँ पर बहुत सारा लेबर एम्प्लॉय होता है। क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ एक और दिक्कत ये आती है, आप याद रखना, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या हैवी इंडस्ट्रीज, वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है।
अगर कोई इंडस्ट्री ऑटोमेशन की तरफ जाएगी, आप बना दो मैन्युफैक्चरिंग हब, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई, तो फिर आपकी लेबर फोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो ऑटोमेशन की तरफ जाएंगी, मशीन से काम कराने लगेंगी। तो सबसे ज्यादा लेबर आपको खपाना है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज में। तो फिर हम इसको यहाँ पर इसलिए प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया हमने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो अभी भी यही हो रहा है, यू वी आर प्रमोटिंग स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। जैसे हर जगह की छोटी छोटी घर के अगरबत्ती है, अगरबत्ती के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक वो है कि आपको प्रोक्योर करना है कुछ आपको अगर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ डे टू डे यूज के लिए चीजें खरीदनी है, तो उसमें एक लिमिट है कि इतना आपको इंडियन मैन्युफैक्चर से खरीदना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ताकि आप ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकते। भाई अब जैसे किसी को पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, रबड़ चाहिए ऑफिस में, तो वो आप ऐसा नहीं है कि अब आप वो जाके ब्रिटेन से रबड़ मंगवाओ या ब्रिटेन से पेंसिल मंगवाओ, वो आपको इंडियन सोर्स से आपको खरीदनी पड़ेगी टू पुश फॉर दिस स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। हाँ, स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, तो दिस इज द जिस्ट ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी, द प्रॉब्लम विद इंडियन, और यू कैन से जो मेजर प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी की है ना, लगभग लगभग concurrently MP इकोनॉमी की भी है। और these are the few steps which we have taken to solve this problem. This is a gist of our economy. ये समझ में आया? एक प्रॉपर एक, अब इसमें ना आप क्या करना है, आप ये याद रखना, इन पॉइंट्स को ना आगे चल के हम पर्टिकुलर रिफाइन करेंगे, इनसे रिलेटेड हम योजना पढ़ेंगे, और इन पॉइंट में ही हम अपना सारा डाटा ऐड करने वाले हैं। ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है, इससे क्या होगा, चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, तो वो अलग अलग पॉइंट रहेंगे, तो मुझे लगेगा कि कुछ ऐड करना है तो हम करते जाएंगे अलग से, बट मेन हमारा इकोनॉमी का फोकस इन्हीं पॉइंट्स पे रहने वाला है। और आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी डायमेंशन ऑफ इकोनॉमी इन टॉपिक। तो दिस इज आवर जिस्ट ऑफ इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर हो गया। हाँ, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हम पढ़ेंगे, तो फिर उसको बाइफर्केट करेंगे, डिवाइड करेंगे कि हम अलग अलग क्रॉप्स पढ़ेंगे, उसमें इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, उसके अलावा कौन से एरिया में कौन सी खेती हो रही है, इस टाइप से चीज़ें पढ़ेंगे। बट जिस्ट तो यही है आपकी। ठीक है, फॉर योर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। अब कोई डाउट है तो पूछो। आगे बढ़े। एक ओवरव्यू क्लियर हुआ इकोनॉमी का आपको? ये सभी रिप्लाई करो। देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स इन मेंस आल्सो। क्वेश्चन और आ सकता है इससे, क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज दिस इज द हॉट टॉपिक दिस टाइम अराउंड। अभी जस्ट प्रवासी भारतीय दिवस खत्म हुआ है, तो इट इज अ वेरी हॉट टॉपिक कि ओवरऑल क्या है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या दिक्कत है, सर्विस सेक्टर में क्या दिक्कत है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या दिक्कत है, ओके, प्राइमरी सेक्टर में क्या दिक्कत है, या ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में क्या दिक्कत है, या पर्टिकुलर वीट के साथ क्या दिक्कत आ रही है, सोयाबीन के साथ क्या दिक्कत आ रही है। तो वो एक एक करके हम पढ़ लेंगे। अब एक अभी प्रॉपर भी हमने एक ब्रॉडर पिक्चर देखी है, फिर डीप में जाने वाले हैं। ओके, चलो, आई थिंक सभी को क्लियर है। एक सेकंड वेट कर। बस, तो अब आप ये देखो, हाँ, यहां से ये वाली बात हो गई। अब एक चीज और, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और समझो आप। मैंने यहाँ पर बात करी है ग्रॉस वैल्यू एडिट की। अच्छा हाँ, सुनो, जैसे कुछ बच्चों को ये डाउट है कि उन्होंने पहले इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, तो एमपी इकोनॉमी समझ आएगी कि नहीं। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी आधी पढ़ी है, आधी नहीं पढ़ी है, अभी हमें हमारी आधी भी हुई, कोचिंग में भी आधी पढ़ी है, उसके आगे से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा है। तो इंडियन इकोनॉमी अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ी है ना, तो मेरी कोशिश भी यही है कि आपको शुरू से एकदम बेसिक से स्टार्ट करने की। तो जो भी पॉइंट मुझे लगेगा आपको समझाना है, जैसे मुझे यहाँ आपको बताना है व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो अपफ्रंट में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन इतना दे दूंगा कि आपको जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये पर्टिकुलर आप जो टॉपिक है फिर आप अलग से पढ़ सकते हो, जैसे ये वाला टॉपिक क्लास में हो चुका है, तो फिर आप जाके वापस क्लास में देख सकते हो और डिटेल में क्या है। बट जो बेसिक चीज़ है इससे रिलेटेड वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि मैं जो पॉइंट यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आने वाले हैं, जो भी हेडिंग आने वाली है, वो मैं अपफ्रंट क्लियर करता जाऊंगा आपके लिए, ताकि यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है।
प्रॉब्लम रिलेटेड विद सर्विस सेक्टर बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है इशरत। जैसे कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग, ये एक इमर्जिंग फील्ड्स है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये एक इमर्जिंग फील्ड्स है जहां पर प्रोफेशनल्स की जरूरत है। और भारत में ऐसे कितने प्रोफेशनल हैं जो आपने देखा है, आई एम एन एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी को सुना है, आई एम एन एक्सपर्ट इन क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड इट इज द फ्यूचर। तो अवर वर्क फोर्स इज नॉट फ्यूचर रेडी। एलन मस्क भी बार बार यही बोल रहे हैं, वी हैव टू स्किल अवर वर्क फोर्स इन दीज टाइप ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो मेजर प्रॉब्लम इज सर्विस सेक्टर इज दैट वी आर नॉट ट्रेंड इन दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। दीज आर द मेजर, इसको आप क्या बोलो, अभी बात हो रही है मेजर डिसरप्शंस इन इकोनॉमी, मेजर डिसरप्शंस इन इकोनॉमी, नॉट ओनली इन इंडियन इकोनॉमी बट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। द मेजर डिसरप्शंस आर दिस न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ दिस, हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम? भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, जैसे गूगल है, गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर बना दिया साइकम, और अभी हम सुपर कंप्यूटर तक पहुंच पाए, दे हैव मेड क्वांटम कंप्यूटर। अब क्वांटम कंप्यूटर में अगर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग लोगों को पढ़ानी है तो यू नीड अ वेरी हैवी कंप्यूटर, जो कि आई थिंक बहुत सारे आईआईटीज में भी नहीं है इंडिया में, और बहुत सारे, नॉट ओनली इन इंडिया, बहुत सारी जगह अभी इसकी दिक्कत है क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ाने की, इन मैनी डेवलपिंग कंट्री। तो इन टेक्नोलॉजीज में हमको ट्रेन करना है अपने सर्विस सेक्टर को, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मिस द बस। क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है वो इस पर ऑलरेडी काम करने करने स्टार्ट कर दिया। एक सीरियल आया था पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने, एक यूएस का एक टीवी सीरीज है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। जब आप में से किसी ने, आप में से किसी का तो नहीं पता, जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना भी नहीं था ना, तब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक सीरियल बना दिया, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। तो यू सी दे आर ऑलरेडी अबव अस। तो इसको इसको ओवरकम करने के लिए क्या करा है? इसको ओवरकम करने के लिए निर्मला सीतारमन जी ने अभी बात करी है, निर्मला सीतारमन जी ने बात करी है अभी कि हम ना, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके लिए भी हम एक अलग से फंड रखने वाले हैं। आई थिंक हर साल 10,000 करोड़ का शायद फंड अलग से रखा है इसके लिए, टू डू मोर रिसर्च ऑन दीज थिंग्स। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है साइंस एंड, हमारा इंडियन सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे मिशन चल रहे हैं इस चीज़ को, नेशनल मिशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है इनको एड्रेस करने के लिए, बट जितना काम होना चाहिए ना उतनी तेजी से हो नहीं पा रहा है। तो एक मेजर प्रॉब्लम विद सर्विस सेक्टर इज दिस ओनली, कि जो जो वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है सर्विस सेक्टर के लिए, वो वर्कफोर्स को देना पड़ेगा अब आपको, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस द बस। ओके, क्या ठीक है। तो इसमें सर्विस सेक्टर में भी हम आएंगे तो बताऊंगा आपको, इससे रिलेटेड और नुएंसेस बताऊंगा। तो अभी ना जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बट स्टिल वी डोंट हैव इनफ वर्कफोर्स इन दिस। इवन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी हम बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। द प्रॉब्लम विद सर्विस सेक्टर इज दिस ऑल्सो, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दीज आर द प्रॉब्लम्स विद सर्विस सेक्टर। या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, देखो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बजट बहुत कम है, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इसरो यू नो अ पावर हाउस इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो की इसलिए आपने अलग अलग कमर्शियल ब्रांचेस, दो कमर्शियल ब्रांचेस स्टार्ट कर दी। एक अंतरिक्ष तो पहले से थी, शायद इन स्पेस ऐसा कुछ करके इसरो की एक और कमर्शियल ब्रांच आपने स्टार्ट कर दी है, टू टेक इसरो इनटू अ कमर्शियल लेवल। कि अभी तक तो हम ये छोटी मोटी सैटेलाइट वेटेलाइट भेज के मजे करते हैं, क्या करा, 10 ग्राम की सैटेलाइट स्पेस में भेज दी, एक साथ 50 सैटेलाइट स्पेस में भेजी, क्या मतलब निकला यार, 50-50, 100-100 ग्राम की सैटेलाइट। भाई इसरो के बजट से 100, बहुत ज्यादा, नोट एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, बट जो एलन मस्क की स्पेस एक्स है, वो कंपनी इसरो से बहुत ज्यादा बड़ी है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होके। तो वी वांट टू मेक स्पेस अवर इसरो बिगर देन एटलीस्ट स्पेस एक्स। तो उसके लिए भी वी आर मेकिंग एफर्ट। तो वहां पर ना फंड से ज्यादा यू नीड मार्केटिंग। इसरो इज नॉट हैविंग मच ऑफ अ फंड क्रंच, वी नीड अ प्रॉपर मार्केटिंग। NSIL, yes, New Space India Limited, very good. NSIL is a commercial branch of ISRO, NSIL, as well as Antariksh. I think आज की क्लास खत्म करते हैं, टाइम भी हो रहा है।
कल ना पहली स्लाइड ही शुरू कर रही थी और पहली स्लाइड ही नहीं हो पाई शुरू आज। ठीक है, कल से थोड़ा सा आपको और मजा आएगा क्योंकि हम और डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके चीजों को। बट आई थिंक आज के लिए इतना है, कुछ पूछना है तो और पूछो अगर कोई डाउट है तो, वरना फिर क्लास खत्म करते हैं। कुछ पूछना है? टूरिज्म। टूरिज्म सेक्टर में वी आर डूइंग ओके, वी आर डूइंग गुड इन टूरिज्म। जैसे कि अभी क्या हुआ, टूरिज्म में भी अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिया को एक सॉफ्ट पावर यूज करने के लिए टूरिज्म सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, बट वी वांट टू डेवलप अवर टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में जैसे कि आपने अलग अलग सर्किट्स बनाए हैं इंडिया ने, वी आर मेकिंग हेरिटेज सर्किट और रिलीजियस सर्किट टाइप से। जैसे कि बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस है तो बुद्धिस्ट रिलीजियस सर्किट हमने बनाया है। वी आर एक्सपोर्टिंग अवर सॉफ्ट पावर टू वर्ल्ड वाया टूरिज्म। जैसे कि आप, जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए थे तो ही वेंट ऑन टू बुद्धिस्ट प्लेसेस। ओके, अभी हमने कहाँ पर एक नया रेल एयरपोर्ट चालू करा है विच इज कनेक्टेड टू विच हैज प्रोवाइडेड कनेक्टेड टू लुम्बिनी इन नेपाल। कौन सा एयरपोर्ट है यार वो, अभी पीएम मोदी ने उद्घाटन करा है। कुशीनगर एयरपोर्ट, आई थिंक कुशीनगर एयरपोर्ट, वेयर द बुद्धा गेट महापरिनिर्वाणा, जहां से बुद्धा को सेलिब्रेशन प्राप्त हुआ था, एक जगह है बिहार में। तो यहां से हमने लुम्बिनी को कनेक्ट करा, लुम्बिनी इज अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग अवर सॉफ्ट पावर टू द वर्ल्ड। हाँ, यहाँ पर ये तो चार अपने इंडिया में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, और वर्ल्ड लेवल पे भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसका यूज कर रहे हैं। हमारी सॉफ्ट पावर क्या है, स्पिरिचुअलिटी। वी आर एक्सपोर्टिंग योगा, ओके, वी आर एक्सपोर्टिंग अवर रिलीजन टू द वर्ल्ड। तो वी आर यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग। ठीक है, तो और क्या है, हाँ, जैसे कि हम वी आर पुशिंग टू डिक्लेयर मैनी अवर साइट्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जितनी ज्यादा हमारी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को का दर्जा मिलेगा तो वर्ल्ड लेवल पे उनकी क्या होगी, सराहना होगी ना। पीपल विल वांट टू विजिट दिस साइट। हाँ, लैक ऑफ, बट वी आर ट्राइंग टू डेवलप टूरिज्म, टूरिस्ट, वी आर ट्राइंग टू डेवलप। हाँ, जैसे एम को जोड़ा है बुद्धिस्ट सर्कल। हाँ, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है इन एमपी, देयर इज अ इशू ऑफ कनेक्टिविटी। तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस कनेक्टिविटी इशू। जैसे कि आप ये देखो, वी हैड मेड खजुराहो अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो ग्वालियर था उसका आंसर, बिकॉज भोपाल, इंदौर एंड खजुराहो आर इंटर। बट दिक्कत है कि देर इज नो फ्लाइट टू खजुराहो, देर नो इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्टली टू खजुराहो। तो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी से ज्यादा दिक्कत है मार्केटिंग की। We had not properly marketed our tourism yet. The major problem with tourism industry is that of marketing only. इतनी अच्छी मार्केटिंग करोगे, प्रोडक्ट भले ही कैसा भी हो, बट वी नीड अ प्रॉपर मार्केटिंग इन टूरिज्म, बिकॉज दीज आर द इशू कैन बी सॉल्व। ठीक है ना यार, इफ यू वांट टू विजिट सांची, डायरेक्ट भोपाल आओ आप एंड यू कैन गो टू सांची। इतना कनेक्टिविटी, यस इट इज अ इशू, बट उससे भी एक मेजर इशू है वो प्रॉपर मार्केटिंग का है। आप ये देखो, मार्केटिंग का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो मार्केटिंग के लिए, जैसे कि ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर वेरी वोकल अबाउट दैट। जैसे स्विट्जरलैंड है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट स्विट्जरलैंड, मार्केटिंग ओनली। वहां पर क्या हुआ, बॉलीवुड के कुछ लोग चले गए और वहां पे पिक्चर शूट कर ली। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मार्केट अवर स्पिरिचुअलिटी की, ताकि लोग आए। एक बार हॉलीवुड आएगा या अलग अलग फिल्म स्टार वगैरह अगर विजिट करेंगे पर्सनैलिटीज, तो फिर लोगों को और क्रेज बढ़ेगा यहाँ का। वी नीड अ प्रॉपर मार्केटिंग इन टूरिज्म इंडस्ट्री। एनीथिंग एल्स? खत्म करें क्लास? चलो, है ना, फिर नेक्स्ट अभी हम 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे अब हम। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आई विल सी यू टुमारो।